थे उनके बारे हम्म में लिखा है। हम्म और ये तकलीफ समय के साथ होते होते बड़ी ही है हमारी हम्म विश्व भर में और भारत में खासकर। हम्म हम्म आज हम देखेंगे तो भारत में अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग, नेचुरल हम्म स्कूलिंग, ऐसे डी बहुत सारी, स्कूलिंग, हाँ हाँ, डी स्कूलिंग। डी स्कूलिंग, ऐसे हम्म बहुत सारे प्रयास शुरू हुए हैं। जस्ट हम्म नाम के लिए बहुत सुंदर सुंदर नाम रखते हैं। हम्म हम्म जो सिद्धांत है उसके पूछे वो पीछे वो ये अभी एक मैं नाम लेके बोलूंगा ताकि हमें समझ में आए। हाँ। एक जिन्नन जी करके हैं। हम्म आपने सुना है नाम जिन्नन जी का? जिन्नन। नहीं, मैंने नहीं सुना है। तो उनका सिद्धांत है कि बच्चों को आपको छोड़ देना चाहिए जहां पर भी आप हैं वहां पर हम्म छोड़िए, और ईंट पत्थर चीजें रख दीजिए सब जो हम्म आसपास है, जैसा भी हम्म नेचुरल एकदम। हम्म बच्चे जैसे अपने आप डिफाइन करेंगे कि उनको क्या हम्म सीखना है। जैसे बच्चा हम्म अपने आप चलने लगता है वैसे अपने आप हम्म सीख भी लेता है जीवन भर। हम्म हम्म अभी वो आधा अधूरा सत्य को लेके, सिर्फ एक हम्म इंस्टेंस को लेके अपना हम्म फिट हम्म करते हैं। हम्म ऐसे ही क्लॉड अल्वारिस आपने सुना होगा नाम। जी हाँ, सुना है। उन्होंने तो अदर इंडिया प्रेस करके जो हाँ, धर्मपाल गोवा जी में का है। सारा, हाँ, धर्मपाल जी का जो सारा हम्म बुक जो पब्लिश हुआ है सिद्ध, हम्म और अदर हम्म इंडिया प्रेस ने हम्म अ, कई वर्ष पहले धर्मपाल जी की 5 पुस्तकें छापी हम्म थी। हम्म Recording in अभी progress. इतना अट्रैक्टिव है बोलने के लिए और सुनने के हम्म लिए, आप देखेंगे हम्म तो क्लॉड एल्वेरेस तो मतलब तालियां एकदम। हम्म उसकी कुछ मात्रा जो है मैंने पवन जी के भी उसमें देखी है। हम्म हम्म कि जब, हालांकि पवन जी का रविंद्र शर्मा जी से काफी इंस्पायर्ड हम्म रही बात, पर हम्म जब भी बोलते हैं, और गांधी जी हम्म से काफी हम्म इंस्पायर्ड रहे, हम्म जब भी बोलते हैं उसमें ये जरूर बोलते हैं कि मैंने तो शास्त्र पढ़ा नहीं है, हम्म मुझे तो शास्त्र मालूम नहीं, मैं तो हम्म जो भी बोलता हूँ बात करता हूँ अनुभव से, जो मेरे जीवन में मैंने सीखा हम्म उसको आधार बना के करता हूँ। हम्म अब ये इतना एक प्रकार से आप इतने सीनियर होते हुए जैसे ही ये बोलेंगे तो लोगों का विश्वास तो शास्त्रों पर से उठ ही जाएगा ना। अ, हम्म तो ये जो आज पिछले इतने सालों से ये जो एक तरीका चला है जिसको हम्म नेचुरलिस्ट हम्म पद्धति कहते हैं, हम्म कोई बहुत एक्सट्रीम है, कोई आधा अधूरा है, इससे कैसे, इसे कैसे समझें और इससे कैसे बचें, हम्म ये क्योंकि इसको थ्रेडबेयर समझना बहुत आवश्यक लगता है कहीं। जी हाँ। हाँ जी हाँ। हाँ, एक तो ऐसा है कि इनको सुनने वाला, इनके साथ इंटरेक्ट करने वाला, इनसे प्रभावित होने वाला एक बहुत छोटा वर्ग है। हम्म यह वर्ग जो है वो अंग्रेजी से प्रभावित है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ कम्युनिज्म, समाजवाद, और जिसको कहते हैं ना कि भारत के मूल जिसमें नहीं है, अथवा भारत में जिसके मूल नहीं है, ऐसे विचारों से वो चलते हैं। इसलिए अनभिज्ञ है, वे ही अनभिज्ञ है शास्त्रों से, ये बात सही है। फिर महात्मा गांधी, रविंद्र गुरुजी, और कम्युनिज्म, सोशलिज्म, सबका कॉकटेल उनके प्रस्तुति में मिलता है। और आपने जैसे कहा वैसे सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर कंसेप्ट्स, और सुंदर भाष्य, शब्दों में वर्णन, ये सब तो उनके इसमें होता है। इसलिए क्षण भर प्रभावित होने वाला वर्ग तो रहता है, परंतु ये बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। पहला कारण क्या है कि हम लोग भी तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। हम लोग माने जो भारतीय शिक्षा की बात करेंगे, जो भारतीय जीवन दृष्टि की बात करेंगे, अथवा जो सर्व सामान्य यूनिवर्सिटीज में और इसमें पढ़ते पढ़ाते हैं, वे भी तो भारतीय शास्त्रों से तो वंचित ही हैं, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया है। शास्त्र को प्रमाण मानना हमारे लिए मायने ही नहीं रखता। मायने नहीं रखता क्यों? क्योंकि हमें 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 परिचित ही नहीं है शास्त्र। जो भी है
वो पुरोहित वर्ग जो हमको बताता है वैसा करते हैं, बड़े बताते हैं वैसा करते हैं। जैसे कि बीमारी है और इसका इलाज है, तो एक तरफ तो घर की दादी माँ जो बताती है वैसा करते हैं। कोई व्रत पर्व उत्सव त्योहार मनाना है तो बुजुर्ग लोग जो बताते हैं वैसे ही करते हैं। इवन संस्कार भी पुरोहित और घर के बड़े बूढ़े इन दोनों के मार्गदर्शन में ही चलता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा हमारे लिए महाजन तो ये लोग ही हैं। शास्त्र का अध्ययन तो ना उन्होंने किया है, ना विद्यालयों में महाविद्यालयों में होता है। तो एक तरफ हम शास्त्रों से अपरिचित हैं, इसलिए फिर किसकी बात मानेंगे? तो जो प्रभावी पद्धति से कहेगा, अच्छे शब्दों में कहेगा, आत्मविश्वास से कहेगा, हमने तो देखो प्रयोग करके देखा है, वो प्रयोग के आधार पर बोलेगा, उसकी बात लोग मानेंगे। तो स्वाभाविक है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें। उन्होंने भी नहीं किया है, हम लोगों ने भी नहीं किया है। हम लोग तो मैंने 2-5 लोगों ने किया, वो तो किया नहीं कहा जाएगा। टीचर कम्युनिटी या शिक्षा के जो शिक्षित समाज है या शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उन लोगों ने तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। तो फिर शास्त्रों में श्रद्धा किसकी है? बहुत ही जो ये क्लॉड अल्वारिस और ये सब बात, फिर उनके मुद्दे क्या होते हैं? ग्राम विकास और पर्यावरण और स्वतंत्रता, बच्चों के अधिकार, यही सारे विषय होते हैं। तो वो तो अभी जो प्रवाह चल रहा है, स्ट्रीम चल रहा है, उसके साथ सुसंगत है, इसलिए उनका प्रभाव है। परंतु उसका उपाय तो करना होगा। उसका उपाय करने के लिए अगर शास्त्रों को प्रमाण मानना है तो शास्त्रों का अध्ययन तो करना होगा। जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते जाएंगे, जैसे जैसे उनको आत्मविश्वास पूर्ण पद्धति से प्रस्तुत करते जाएंगे, जैसे जैसे उन प्रयोगों की सफलता दिखाई देगी, वैसे वैसे लोगों का शास्त्रों के ऊपर और शास्त्र बताते हैं उनके ऊपर भी विश्वास बढ़ता जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन शुरू होगा तो बुद्धिमान लोग उसमें युगानुकूल परिवर्तन भी करेंगे। बुद्धिमान लोग आज अध्ययन किए बिना जो करते हैं, वो युगानुकूल परिवर्तन की बात तो उनकी समझ में ही नहीं आती। इसलिए भी वो वर्तमान जीवन प्रवाह जो है उसके साथ सुसंगत नहीं होता, इसलिए भी उसको स्वीकार करने की वृत्ति नहीं बनती, मानसिकता नहीं बनती। तो अगर बुद्धिमान लोग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उनको परिष्कृति भी समझ में आएगी, कहाँ कहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है वो भी समझ में आएगी, समझ में आएगा। और वो धीरे धीरे वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त उपयोगी इस प्रकार की प्रस्तुति होती जाएगी। तो फिर अपने आप ही ये समझ में आने लगेगा, अपने आप ही इन लोगों का प्रभाव कम होगा और शास्त्र का आधार बढ़ता जाएगा। तो इनके ये बातें इनको भी समझना चाहिए कि इनका प्रभाव कैसे है, किस कारण से है। अगर ये किया तो समझ में आएगा। जैसे ये जो बच्चों की अपने आप ही कर लेंगे उनकी रुचि, ये तो साइकोलॉजी की दृष्टि से फिजूल बातें हैं, ऐसे नहीं होता। प्रेरणा होती है, प्रोत्साहन होता है, नियमन होता है, नियंत्रण होता है, उपदेश होता है, ऐसी सारी बातें होती ही हैं। इसका महत्व समझ में आएगा। सामान्य प्रजा को ये सारी बातें समझ में आती है, उनकी बातों से प्रभावित होने वाला, मैंने कहा ना अभी, टिपिकल इंग्लिश स्पीकिंग और ऐसे सुख वस्तु, ऐसे जो सेमिनार करते हैं और ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में उनका प्रभाव चलता है, रहता है। सर्वसामान्य लोगों के बीच में नहीं रहता।
पवन गुप्ता जी जैसे हिमालय हिमाचल उत्तराखंड में हिमालयन रैबार नाम की पत्रिका भी चलाते हैं, एक स्कूल भी उन्होंने स्थापित किया है। परंतु उसका वो तो अभी मैंने सुना है कि उन्होंने बंद कर दिया, पत्रिका ही चलती है। तो ये केवल वाक विलास है, करने में इनका नहीं होता। क्लॉड अल्वारिस का भी ऐसा ही है कि बातें तो करते हैं, परंतु जिनको प्रत्यक्ष व्यवहार में उनसे पाला पड़ता है, उनको समझ में आता है कि इनके कथनी में और करनी में कितना अंतर है। इसलिए व्यापक जन समाज को वे प्रभावित नहीं कर पाते। आप उस वो जो तबका है पूरे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का, उससे ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो संभलना पड़ेगा, प्रभावित होने से बचना भी पड़ेगा। जी। जी। इसमें ना ताई, एक्चुअली आज अलग अगर हम एक स्पेक्ट्रम लें तो उसमें काफी सारे लोग हम इसमें देख सकते हैं। आज तो आपने मनीष जैन जी का नाम सुना होगा, सुना जो है। राजस्थान में उनका हम्म। प्रयास है काफी वर्षों से। अभी वो हम्म। भी एक अनकॉन्फ्रेंस करके, हम्म। LSUC करके, अनकॉन्फ्रेंस करके एक हम्म। इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज हम्म। करते हैं। हम्म। तो क्लॉड अल्वारेस और मनीष जैन जी साथ में मिलके करते हैं ये काम। हम्म। हम्म। अ, तो काफी हजारों में जो लोग हैं भारत भूमि में, उनके लिस्ट में हैं जो हम्म। जिनके साथ वो लोगों को कनेक्ट करते हैं, अगर किसी को हम्म। सीखना है, जाना है तो। हम्म। अभी कहीं ना कहीं शिक्षांतर, हाँ शिक्षांतर करके कहीं ना कहीं इस स्पेक्ट्रम में, अब मैं स्पेक्ट्रम में नहीं बोलूंगा अभी, आप हम्म। हम लोग सदगुरु जी का तो नाम सुने ही हैं सब हम्म। लोग, जग्गी हम्म। वासुदेव जी। हम्म। हम्म। कितने लाखों लोग उनके साथ में हम्म। विश्व भर में आज की डेट हम्म। में प्रभावित हम्म। हैं। उनका भी कथन जो है, वो भी बोलते हैं कि मैं तो कभी भगवत गीता उठा के भी नहीं देखा हूँ। वो हम्म। क्लियरली बोलते हैं अपने हम्म। लेक्चरों में। हम्म। ये जो काफी आज एक तरीके से स्टेटमेंट सा हो गया है बोलना कि मैं तो शास्त्र पढ़ा नहीं, मैं तो अपने हम्म। हम्म। गुरु, जो मतलब जिनके साथ मैं जुड़ा उनके आशीर्वाद से, और मेरे अपने जीवन के मेरे को जो एक्सपीरियंसेस हुए, रियलाइजेशंस हुई, उनको आधार बना के अभी आप खुद ही देखिए, पवन जी जो थे ये नागराज बाबा करके एक हुए मध्यस्थ हाँ, दर्शन, जीवन विद्या, हाँ जीवन जीवन विद्या, विद्या। हाँ हम्म। मध्यस्थ दर्शन को लेके तो हम्म। उनके साथ काफी वर्ष, और हम्म। उसके बाद धर्मपाल जी स्वयं उनके यहाँ 6 साल रहे हम्म। सिद्ध में। और उसके हम्म। बाद अभी ये क्या इसको कहते हैं, सैमडोंग रिंगपोंगचे जी करके जो हाँ हैं, हाँ हाँ है। बुद्धिस्ट जो, तिब्बत के, हाँ तिब्बत हाँ, के। वो उनके साथ बहुत वर्षों हम्म। से जुड़े हैं और रहते हम्म। हैं। तो ये जो हम्म। इतने बड़ा समाज है, हम्म। रविंद्र शर्मा जी भी स्वयं काफी बार मसूरी जाते थे। हम्म। तो तो मैं ये कहूंगा कि शायद वो स्पेक्ट्रम में उतने एक्सट्रीम में ना हो, जैसे जहां पर क्लॉड अल्वारिस हम्म। या मनीष जैन दिखते हैं। हम्म। अ, हम्म। पर ये जो शास्त्रों का एक प्रकार से क्या कहते हैं इसको, खंडन खंडन करना इनडायरेक्टली, कि मैं तो कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, हम्म। या मैं तो कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं, इस हम्म। ये भी क्या नेचुरलिस्ट स्पेक्ट्रम के ही लोग हैं, इनको कैसे हम देखें? जैसे पवन जी हुए, या जग्गी वासुदेव जी हुए, या कैसे हम्म। इनको हमें समझना चाहिए? हम्म। हाँ, ऐसे तो रविंद्र गुरुजी भी कहते थे कि मैं शास्त्र पढ़ा नहीं हूँ। जी जी जी। हाँ। सिर्फ तो रामचरितमानस हर रोज पढ़ते थे वो। रामचरितमानस पढ़ते थे, हाँ। जी। तो ये जो एक वर्ग है, हम्म उनकी उनकी अपनी वास्तव में साधना होती है। जैसे हम्म। आपने दो नाम तो हैं, रविंद्र गुरुजी और जग्गी वासुदेव। जी। उनके अपनी साधना तो है। वह हम्म साधना वे कहते हैं उस प्रकार से, मैंने जग्गी वासुदेव जी कहते हैं, हम्म। क्या कहते हैं उनको, ये सदगुरु, हाँ सदगुरु। सदगुरु कहते हैं।
वो आशीर्वाद से, माने कृपा से और आशीर्वाद से और अपनी साधना से, ये तो महत्वपूर्ण है। तो कोई भी ऐसा होगा कि वो कहेंगे कि मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है, परंतु उनका जो वाणी है या उनके विचार है, बोलना है, वो उससे मेल खाते हुए होंगे। जी। तो साधना और कृपा दोनों मिलकर वो अपने आप भगवत गीता के स्तर तक पहुंचे हैं। उसमें ऐसा प्रतिपादन में तो कोई दम है। रविंद्र गुरु जी की जो ईमानदारी है, प्रामाणिकता है, तटस्थता है, बायस्ड माइंड नहीं है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो भी शास्त्रों में कहीं ऐसी बातें करेंगे। शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, परंतु उनका अनुभव ये कहेगा। पवन गुप्ता इतने इतने दर्जे के तो मुझे नहीं लगते। अ, उनके लिए ये सब, जैसे कहते हैं ना कि जीवन में उन्हें कुछ माने जीवन चलाने के लिए उनको कोई भी पुरुषार्थ या परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। वो कभी भी कुछ भी करेंगे तो कभी भी उसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा उनका स्टेटस है, माने उनका जीवन निर्वाह के लिए उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पढ़ लिया, लोगों के साथ बात कर ली, कुछ विचार बन गए, उसके अनुसार कोई प्रयोग किया, जब कभी लगा कि अब नहीं निभ सकता है तो बंद कर दिया, कुछ चिंतन विकसित किया, अनुकूल परिस्थिति में बोल दिया, परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो छोड़ दिया। उसमें उनको कोई ये आपत्ति नहीं होगी, परहेज नहीं होगा। इसलिए वो इतने अधिक प्रभावी भी नहीं होंगे। क्लॉड अल्वारिस जरा खंडन की प्रवृत्ति के ही हैं। मैंने सुना है गोवा के अपने कार्यकर्ता उसी के पर्यावरण की बात करते हैं, कई संस्थाओं पर और व्यक्तियों पर केस दर्ज कर देते हैं कि इन्होंने पर्यावरण को भारी नुकसान किया है, और फिर समझौते कर लेते हैं पैसे लेकर। तो फिर उनका प्रभाव तो दूरगामी तो कभी होगा ही नहीं। मनीष जैन का मैंने नाम सुना है, वे क्या करते हैं वो मुझे उतना मालूम नहीं है। शिक्षांतर का नाम सुना है, वहाँ उदयपुर में शायद उनका केंद्र है। जी। हाँ, तो ये एक एक तरफ गांधीयन फिलोसॉफी है उनकी। मैक्सिमम। हाँ, हाँ, और दूसरी तरफ कम्युनिज्म से प्रभावित हैं। तो जो प्रारंभ में गांधी जी को एक तरफ करके कांग्रेस जितनी राष्ट्रवादी थी, प्रच्छन्न कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी का जितना मिश्रण हो गया था कि भाषा तो भारत की स्वतंत्रता की बोलना, परंतु वास्तव में वो ब्रिटिश लीगेसी ही आगे बढ़ाना, ऐसी जो दोहरी उनकी ये थी, उस प्रकार से ये सारे प्रयासों का होता है। वो बात तो करते हैं नेचुरलिज्म की, प्राकृतिक इसकी, परंतु आवश्यकता नहीं समझते कि मनुष्य के लिए केवल प्राकृतिक रूप में जीना संभव ही नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होकर नहीं जीता है। बाकी प्राणी जीते हैं नियंत्रित होकर, मनुष्य नहीं जीता है। ये तथ्य उनको समझ में नहीं आता, इसलिए प्राकृतिक पद्धति से सब कुछ करना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। इसलिए शिक्षा की कोई बहुत अच्छी पद्धति वो विकसित कर पाएंगे ऐसा नहीं है। वो प्राथमिक विद्यालय में क्रिया आधारित, अनुभव आधारित शिक्षा के रूप में तो चल जाएगा। आगे क्या करेंगे जब उच्च शिक्षा होगी, जब किशोर अवस्था की शिक्षा, युवावस्था की शिक्षा, शिक्षा में शोध है, शास्त्रों की रचना करना है, या ऐसे संपूर्ण समाज जीवन को प्रभावित कर सके उस प्रकार से कोई बड़ी योजना बनाना है, वो क्या करेंगे?
अभी तक तो मैंने ऐसा कोई योगदान उनका देखा नहीं, ना तो क्लॉड का, ना पवन गुप्ता का, ना मनीष जैन का, ना ऐसे किसी भी। इवन हर्बर्ट स्पेंसर जिसकी आपने बात की, उसका उल्लेख केवल पंचपदी शिक्षा पद्धति उसके संदर्भ में ही आया था। और उसके संदर्भ में तो हमारी भी बहुत चर्चा हुई थी। हर्बर्ट स्पेंसर की पद्धति पंचपदी और हमारी पंचपदी, इसमें ब्रिटेन और भारत जितना अंतर है उसके साथ कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। ये इन दो मॉडल्स का तुलनात्मक अध्ययन किया तो ये अंतर समझ में आ ही जाएगा। परंतु आज भी बीएड कॉलेजेस में और सर्वत्र हर्बर्ट स्पेंसर की ही पंचपदी चलती है, इसलिए उसका उल्लेख है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ये जो जितने भी सारे ऐसे विचारधारा की, दृष्टिकोण की और शिक्षा की बात करते हैं, वे कोई ऐसा सर्वसमावेशक मॉडल तो दे नहीं पाए हैं अभी तक भी। तो ये बौद्धिक परिश्रम जिसको कहते हैं, ऐसी साधना, ये नहीं हो सकती इनसे। ये ये प्रवृत्त तो रहेंगे, परंतु दूसरों से काम करवा के मैनेज करके रहेंगे। उनकी अपनी कोई ऐसी विशेष साधना, परिश्रम, पुरुषार्थ या बहुत बड़ा व्यापक उनका कोई आवाका, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। हजारों हम बोलते हैं, हजारों क्या होते हैं करोड़ों के संदर्भ में। और फिर वो हजारों में से जाकर करने वाले कौन होते हैं? जैसे अभी कुछ वर्ष पूर्व, 5-7 वर्ष पूर्व, उज्जैन में देश भर के गुरुकुलों के आचार्यों का और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था। भारतीय शिक्षण मंडल ने ही वह किया था। तो उसमें भी 2,500-3,000 की उपस्थिति तो रही होगी। परंतु 1000 गुरुकुल क्या है भारत में अभी? वो कच्चे कच्चे, आधे अधूरे, कुछ थोड़ा सा उसका विचार लेकर, कहीं केवल नाम देकर, कहीं सरकारी योजना से चलने वाले, और ऐसे ऐसे गुरुकुल नाम से चलने वाले हैं। उनका प्रभाव क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है? तो ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसे कच्चे, अधूरे और अपने स्वयं के पुरुषार्थ के बिना और साधना के बिना ये जो सारे प्रयोग चलते हैं, उनका कोई दूरगामी परिणाम तो नहीं होता है। जैसे रविंद्र गुरुजी ही कहते थे, मैंने हम जब गए थे तब, कि आपका ये सारा, अभी हम सुनते हैं कि जातियों के पुराण रहते थे, व्यवसायों की ऐसी व्यवस्था रहती थी, इस ग्राम ग्राम एक इकाई रहता था, और ग्राम में आंतरिक विनिमय की ऐसी व्यवस्था थी कि गांव की चीज बाहर नहीं जाती थी, बाहर से गांव में कुछ लाना नहीं पड़ता था। ऐसा गांव क्या आज फिर से बन सकता है? तो वो मना करते थे, आज तो ये सब पुनः नहीं आ सकता। तो फिर क्या करेंगे? दुखी होंगे क्या ये सारा सुन सुनकर कि ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा सुंदर ये सब था और आज सब नष्ट हो गया? हाँ, नष्ट हो गया। अब आगे बोलो ना कि क्या करना है। तो जितने भी आपने नाम दिए उनके ग्राउंड पर 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष एक ही एक बात तो चलती रहेगी, परंतु आगे बढ़े, 20 वर्ष आगे बढ़े, ऐसा नहीं दिखाई देगा। आधा तो मैं अनुमान से कहती हूँ, आधा मैं इन सब से मिली हूँ, क्लॉड अल्वारिस से भी, पवन गुप्ता से भी, रविंद्र गुरुजी से भी। आपने जो 2 नाम दिए, जिन जी और मनीष जैन, इनको नहीं मिली हूँ। बाकी ये सब इस प्रकार का प्रयास उनका है। इसलिए समझ लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि ये सब लोग क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। हम समझते हैं कि वो करते तो हैं, अब जीवन है तो कुछ ना कुछ करते तो रहेंगे ही।
जी। परंतु निष्ठा कितनी है, और करते तो हैं परंतु मानते किसको है, मानते क्या है, और निष्ठावान कितने हैं उसके प्रति। उसके सामने यदि संकट आ गया तो ये क्या करेंगे, अपनी विचारधारा या अपनी दृष्टि या अपना प्रयोग, इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने जिनकी ओर से संकट आया उनको गाली देकर निष्क्रिय हो जाएंगे और कहीं अनुकूल परिस्थिति में पुनः करने लगेंगे। इसलिए इनका बहुत बड़ा कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। बने प्रभाव तो पड़ता है आपकी ईमानदारी, निष्ठा, साधना और कुछ भी उसके लिए करने के लिए तैयार ऐसी मनस्थिति का। बाकी सब तो ठीक है, जीवित है तो कुछ न कुछ करते तो रहेंगे ना, और कुछ सुन लिया है, कुछ सोच लिया है, कुछ देख लिया है, तो हम भी ऐसा करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, ऐसे बच्चों जैसे उत्साह से शुरू कर देंगे कुछ। इतना ही मुझे कहना है। जी ताई। हम्म। आप कन्विंस्ड नहीं है? नहीं नहीं, मैं कन्विंस्ड हूँ ताई। अच्छा। ठीक। तो ऐसे मुझे- ऐसे और भी बहुत लोग होंगे, हम्म, कहीं न कहीं परिवर्तन करना है। अरे आमूल चूल परिवर्तन करने की भाषा बोलने वाले भी, उनका मूल से चूल कितना छोटा होता है उसका हम देखते ही हैं। जैसे अनेक संप्रदायों के शिक्षा प्रकल्प चलते हैं, नाम तो उनका गुरुकुल होता है और चलता है अंग्रेजी माध्यम का सीबीएसई स्कूल। हम्म। ऐसा ऐसे बहुत होते हैं। मैं तो पहली बार एक्चुअली कई हमारे ही जो तरफ के लोग हैं उनके थ्रू ही मैं पवन जी से और इन सब हाँ से मिला है हूँ। ना, हाँ है। क्योंकि इतने लोग प्रभावित हैं, इतने, फिर से मैं बोलूंगा, मतलब बहुत आपसे अभी सुनने के बाद मैं मानता हूँ कि करोड़ों में तो नहीं है, पर हम्म, हमारे ही अपने लोग, जैसे मैं राष्ट्रोत्थाना की ही मीटिंग में मिला हाँ उनसे। हाँ है ना, कितनी है ना। बार वो कितनी बार वो बुलाते हैं उनको। कम से कम 3 बार तो मैंने ही देखा है उनको जी। निमंत्रण जाते हुए, हम्म, और हम्म, इधर बुलाते हुए बेंगलोर में हम्म, हम्म, वो आए हैं। हम्म, हम्म, ऐसे ही मतलब, तो इसलिए कई बार ये प्रश्न आता है कि हम्म, हमें, मुझे तो दिखता है स्पष्ट हम्म, जो अंतर है। हाँ। और हम लोग सीख सकते हैं, सीखना हर किसी से हम्म, संभव होता है, पर ठीक पर है। मानने की बात होती है, सीखने की हम्म, और मानने में फर्क होता है। हम्म, तो पूरे सिद्धांत को पकड़ना है तो उनको नहीं पकड़ सकते हैं। नहीं पकड़ सकते। हम्म। राष्ट्रोत्थान जैसे जो अपने अपने ही लोग का न, उनकी एक तबका ऐसा है, उनकी दो बीमारियां हैं। हम्म। एक तो दक्षिण के हैं इसलिए अंग्रेजी हम्म। उनकी बीमारी है, और दूसरा सबको साथ लेकर चलो, सबके साथ समन्वय करो, सबको बुलाओ, ऐसी भी बहुत प्रवृत्ति रहती है, हम्म। इसलिए वो बुलाते हैं। हम्म। और फिर उनका भी आधुनिक बनो, ये युगानुकूल शब्द है ना, संज्ञा, वो बहुत ही भुलावे में डालने वाली है। हम्म। किसको हम युगानुकूल कहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। हम्म। तो ये युगानुकूल है, युगानुकूल है, ऐसे जैसे कार्यक्रमों में भोजन की व्यवस्था करना है तो बुफे कर दिया, तो उसको भी कहेंगे युगानुकूल। हम्म। ऐसे ऐसे वो बहुत ही तरल ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा हम्म। समझते हैं। इसलिए उनका, ऐसे लोगों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आउट ऑफ द उतना जो लिमिटेड एरिया जो उतना उनका है इंटरेक्ट करने का, उसके बाहर जाकर उनके बारे में बहुत कुछ परिचय नहीं होता है, हम्म। इसलिए ऐसा होता है। जी। तो ये एक हमारे प्रश्न लोग, और। हमारे लोग इनटू इन्वर्टेड कॉमा
कम खतरनाक नहीं है। एक प्रश्न और आया है ताई। जी, सब हो समय गया। समय हो गया है। समय हो गया, आज मुनि जी का ही साम्राज्य चला। प्रश्न दूसरा कौन सा है? प्रश्न, एक प्रश्न तो मैंने पूछा है आज। हाँ जी ताई, पुनरुत्थान के काम के बारे में हाँ जब मैं सुन रही थी कि सबसे पहले तो धर्मपाल जी के हाँ ग्रंथों का अनुवाद से हाँ आपने शुरू किया। हाँ प्रश्न ये आया कि पुनरुत्थान की स्थापना के लिए आपको हाँ। प्रेरणा कहाँ से मिली, और आपकी जीवन की कथा पुनरुत्थान से पहले कैसी थी? शाबाश। एक प्रश्न। कभी कभी स्वतंत्र सत्र में बात करेंगे, अगर नहीं, कभी होगा तो। हाँ हाँ। ये अगले रविवार के प्रश्नोत्तरी में करेंगे। नॉट बाइंडिंग। एक प्रश्न नहीं है ताई, मंतव्य है ये। हाँ हाँ ये जो सारा हम बात किए, उसमें एक चीज है कि लोगों में अनुभव और अनुभूति में फर्क क्या है, बहुत 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 उनको पता नहीं है। घालमेल है। हाँ, बहुत अपने घालमेल है। अपने अनुभव को वो शास्त्र के लेवल में सोचते हैं, हाँ हाँ क्योंकि हम जब अनुभूति को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं तो हाँ अपने अनुभव को वो अनुभूति मान लेते हैं। हाँ हाँ, सही बात है। तो इसी को। इसका हाँ हाँ। परंतु परंतु उनके ही शास्त्रार्थ में ये सब्जेक्टिव रियलिटी को कोई स्थान नहीं है। उनके माने जो आजकल जो शास्त्रार्थ चलता है, मैंने आपको सिद्धांत का प्रतिपादन करना है तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ही जाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव रियलिटी नहीं चलती। ये अनुभव, ये सब्जेक्टिव रियलिटी हम कुछ थोड़े बहुत मात्रा में कह सकते हैं, तो उनके पद्धति के शास्त्रार्थ में भी इसको स्थान नहीं है। और अनुभूति और अनुभव का अंतर तो वो नहीं जानेंगे, इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ना अपनी ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के बारे में कुछ जाना है, ना पढ़ा कैसे जाता है, इसका मनोविज्ञान वे समझते हैं। क्योंकि उनको शास्त्र पढ़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं लगती, तो मनोविज्ञान के बारे में नहीं जानते, दर्शन के बारे में नहीं जानते, और पढ़ना पढ़ाना क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मुझे जैसा लगा वैसे मैंने कहा, मैंने जैसे सोचा ऐसा मैंने कहा। तो इंद्रिय और मन, इनके आधार पर ही ये बहुत सारी बातें करते हैं और बुद्धि को काम में लगाते हैं। जो हमारे मन में आया उसको जस्टिफाई करो इसके लिए। तो उनकी बुद्धि मनोनिष्ठ होती है, उनकी बुद्धि आत्मनिष्ठ नहीं होती है, इसलिए उनकी स्थिति ऐसी होती है। परंतु ये लंबा टिकने वाला तत्व नहीं है। थोड़ा अगर उनको कन्फ्रंट करो, अध्ययन करके कन्फ्रंट करो, तो वे नहीं टिकेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दोष है, हम अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्रों को नहीं जानते, हम ही शिक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो सब शास्त्रीय पद्धति से जानने का परिश्रम और पुरुषार्थ नहीं करते। द फॉल्ट लाइज विथ अस, नॉट विद देम। वो हाथ पैर तो मार रहे हैं, हम क्या मार रहे हैं? हाथ पैर भी नहीं हिला रहे हैं, और बुद्धि का पुरुषार्थ तो करते ही नहीं है। हमारा दोष क्या है? हम कुछ भी किए बिना हमको अपने पूर्वजों के जो शास्त्र हैं, पूर्वजों की साधना है, बस उनकी विरासत पात्र बने बिना चाहिए है हमको। तो उनके गुणगान गाओ, हम क्या करेंगे? अरे हमको क्या करने की जरूरत है, इतना तो खजाना है। वो खजाना भी ताले में बंद करके रखा है तो भी गौरव की बात है। हम ना उससे परिचित होते हैं, ना उनको उसको प्राप्त करने की हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने की हमारी तैयारी है, ना हमारा शास्त्र भी रचने की तैयारी है। तो फिर तो ऐसा ही होगा। इसलिए चिंता मत करो,
काम करना शुरू करो, जरा अध्ययन शुरू करो, पढ़ना लिखना शुरू करो, बुद्धि विकास के प्रयास करो, तो फिर अपने पूर्वजों की जो थाती हैं वो स्वयं हमारे पास आएगी, फिर किसके मजाल है। लेकिन ऐसे कुछ भी किए बिना ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करने से नहीं चलता, ये बात है। तो वो तो करते हैं भाई, अनुभूति और अनुभव के डिफरेंस को नहीं जानते हैं। हमारे कौन से उच्च विद्या विभूषित जानते हैं? हमारे अपने लोग कौन सा कुछ जानते हैं? अध्ययन ही नहीं करते तो जानेंगे कैसे? तो चिंता हमारी करनी चाहिए, उनके नहीं। जी, तो समय हो गया, आज यहीं रुकते हैं। जी ताई। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम ताई। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते प्रणाम ताई। नमस्ते ताई। Recording